बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे आज जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट मैं आपको देने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने ये बुक ऑलरेडी आपको रिकमेंड की हुई है ज़यान पब्लिशर की, तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि ख़ुद भी पढ़ा होगा इससे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप हर प्रोविंस का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। मैंने ख़ुद भी पढ़ी थी अपने वक्त में, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री की भी आती है, लेकिन केमिस्ट्री मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, इनकी फ़िज़िक्स काफ़ी बेस्ट है। तो मैं बस चीज़ों को ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूँगी, आपने जो है ध्यान से वो सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में एक चैप्टर कवर करवाना है, बाकी चैप्टर्स भी कवर करवाने हैं इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि कैमरा ऊपर लगा हुआ है और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं आप बात करूँ तो इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्टैटिक मीन रेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो अपने इर्द गिर्द जो है फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सारी वो बातें हैं जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू इट विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। वही बात हो गई थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आप देखते हैं पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपको पता है। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक MCQs आया था, और ये शायद आया भी था पास पेपर में, कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो बहुत से बच्चों ने B पे क्लिक किया था, जो कि बिल्कुल गलत है बेटे। आप माइनस की वजह से 50 को छोड़ रहे हैं बेटे। ये जो माइनस है ये आपको चार्ज की नेचर बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वह पॉजिटिव होता है, तो ये प्रोटॉन है। तो अब आपने इस वजह से इसको किया कि क्योंकि माइनस था, इस वजह से आपने 50 को नहीं किया। तो बेटे आपने ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, ये चार्ज की नेचर बताता है। आपसे जस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज पूछिए तो आप जस्ट क्वांटिटी देके 50 कूलम इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज जो कि एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, वो क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछा जाए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज की वैल्यू, इस तरह से प्रोटॉन की भी वही है। बस डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स पे जो है चार्ज होता है, और डबल होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। डबल होता है इलेक्ट्रॉन की, देखिए 2e लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, और डबल है तो 1.6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 2 1 2, 3.2, ठीक है। 3.2 x × 10⁻⁹ कूलम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसको तो सॉल्व करने की नीड नहीं होती, बस आपने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 3.3 अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद SI यूनिट जो होता है चार्ज का, SI यूनिट आपको पता है कि वो कूलम होता है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अगर वो बेस यूनिट पूछे कि बेटे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बता दो, तो आपको पता है कि यस मैम, आप फार्मूला होता है करंट का Q/T। तो अगर बेस यूनिट पूछ रहे हैं तो ये टाइम यहाँ पे डिवाइड है इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आई मीन करंट का क्या यूनिट है? एम्पेयर, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो बेस यूनिट क्या बन गया चार्ज का? एम्पेयर सेकंड, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करें। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। लाइक हीलियम एटम, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि यार देखो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख रहे हैं कि 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव 2 ही इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है, और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो इसको बाद नेट चार्ज क्या आ गया? 0। तो नेट चार्ज तो 0 ही आना है, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो चार्ज इज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो चार्ज होता है ना वो हमेशा से इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन से। अब इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? देखिए चार्ज है, क्यू है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, और एन क्या है? कि इंटीग्रल मल्टीपल है। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, यूज़ भी होता है आगे, ठीक है। सो वो इस तरह से कहते हैं कि भाई 2 चार्ज है, और इस तरह से MCQ में आगे करवाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो आपको बचपन से ही पता है कि चार्ज को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। लेकिन टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? रिमेन
कांस्टेंट ही रहता है। मतलब चार्ज को ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, आप इस प्लेट से चार्ज को इस प्लेट में या इस प्लेट से इस प्लेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर साइड। अगर आप कोई भी कंडक्टर है और आप उसको चार्ज देते हैं, ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। ये भी एमसीक्यूज आया था और बच्चों ने पता नहीं क्या क्या किया था, बेटे आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अगर मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताऊँ तो बेटे मेथड ऑफ चार्जिंग 3 है, बाय फ्रिक्शन है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, बाय कंडक्शन है। जो कि आप बच्चों ने बहुत ज़्यादा कर चुके हैं वो बाय फ्रिक्शन है। हम क्या करते थे, हम रबरिंग करते थे दो बॉडीज़ को, टू बॉडीज़ बाय रबरिंग टू बॉडीज़ टुगेदर, बोथ बॉडीज़ आर इक्वल इन अपोजिट चार्ज। हम अपने बचपन में किया होगा कि हम जो है ना वो रगड़ते थे स्केल को, डेस्क के साथ मैं बहुत ज़्यादा रगड़ती, तो उस पर क्या होता था, नहीं सॉरी, स्केल जो है ना कागज़ और स्केल को जब मैं रगड़ती थी तो वो कागज़ जो है ना स्केल के साथ चिपक जाता था। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि क्या हो गया, रबरिंग टू बॉडीज़ टुगेदर इक्वल इन अपोजिट चार्ज, चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी टू ए, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमें जो है ना वो जो हम कहते हैं हाँ जो है वो पेपर जो है ना वो स्केल के साथ चिपक गया। वो क्यों, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है अट्रैक्शन हो गई उनमें जो है इस तरह से बाय फ्रिक्शन। ये इवन अ ग्लास रोड इज रबर विद अ स्केल, वही बात है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि बेटे ये जो है ना ये एक अनचार्ज बॉडी थी, ये अभी आपको चार्ज बॉडी शो हो रही है, ये एक अनचार्ज बॉडी थी और ये मैं इस पे जो रोड लाई ना इसके करीब, वो क्या थी, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। जो जैसे ही मैं ये रोड इसके करीब लाई, ठीक है, तो ये एक अनचार्ज मीन एक न्यूट्रल बॉडी थी। तो ये न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट क्यों हो गई, क्योंकि मैंने इसको छेड़ा, मैंने ये चार्ज बॉडी इसके पास लाई और जब मैं ये चार्ज बॉडी इसके पास लाई तो क्या हो गई, ये न्यूट्रल बॉडी जो है चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई। किस तरह से, ये रोड, इस रोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब ये रोड इसके करीब आएगा तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से ये रोड इससे अट्रैक्ट करेगा और इसी के अपोजिट, रोड के अपोजिट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से देखिए न्यूट्रल बॉडी में चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि आपने उसको छेड़ा, आप चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके गए। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में एक चार्ज, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी, वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी क्लोजर टू चार्ज बॉडी एज अपोजिटिवली चार्ज, आपने देखा कि अपोजिटिवली चार्ज है और जो अदर साइड है वो क्या हो, सिमिलर चार्ज। इस तरह से कंडक्शन में क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज कंडक्टर, देखिए ये एक चार्ज कंडक्टर था और ये एक अनचार्ज कंडक्टर है। ठीक है, अब जब आप इसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, देखिए ये कॉन्टैक्ट में आ गया, जब आप जैसे ही इसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, जो चार्ज कंडक्टर होगा ना उससे चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा चार्ज कंडक्टर के पास। जैसे ही वो ट्रांसफ़र होगा थोड़ी देर बाद क्या होंगे, दोनों सिमिलरली चार्ज हो जाएंगे। तो बेटे ये कंडक्शन था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था और ये फ्रिक्शन था। ये 3 मेथड है मेथड ऑफ चार्जिंग के। देन हम चलते हैं कूलम्ब फ्लो पे। आपको नज़र तो आ रहा है ना। अच्छा, कूलम्ब फ्लो देखें। कूलम्ब फ्लो क्या होता है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। जो फोर्स होती है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखें यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, ये देखें Q1 Q2 है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनके प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस जो है इनके दरमियान। ठीक है, अगर इस दोनों फार्मूले को हम इकट्ठा करें तो इकट्ठा करने ये इस तरह से Q1 Q2 अपॉन R। इसका अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, जो कि हमने K लिया, K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और K की जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है, 9x/9 है। इसका यूनिट जो है SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर्स पर कूलम स्क्वायर, और इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है यूनिट निकालना। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और SI बेस यूनिट सेम जिस तरह से मैंने आपको इसमें बताया था एम्पेयर सेकेंड चार्ज का, इसी तरह से आपका ये होमवर्क है कि आप जो है इसका यूनिट मुझे बेस यूनिट निकाल के दें। ठीक है, किसका, K का। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस तरह से इसकी डायमेंशन भी मुझे निकाल के दें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैं बता रही, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया। अब इसका अगर यूनिट आप निकालना चाहें तो देखिए ये R स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये Q1 Q2 इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो ये क्या है, F न्यूटन, और R मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए इस तरह से इसका यूनिट आ गया। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, 8.85 - 12 होती है। और इसका ये जो है ना जो इसका यूनिट है ना, इसका उलट अब इसके मैं बारे में बाद में बताती हूँ, पहले आपको ये बता दूँ। ठीक है, ये तो हो गया।
अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये देखें एक एग्जांपल देखें। इसमें क्या है कि इफ़ चार्जेस आप प्लेड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, अब ये एक स्क्वायर है और चार्जेस प्लेस किए गए इसके कॉर्नर में, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि फोर्स इज़ मैक्सिमम, वो हमें बताया कि किसके दरमियान फोर्स मैक्सिमम होगी। अब आपको पता है कि फोर्स जो है, फोर्स कूलम्ब लॉ ने क्या कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट मीन आप प्रोडक्ट लेंगे, जैसे Q1 Q2, तो 2 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। Q2 और Q3 के बजाय 3 2 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। Q4 और Q3, ये Q4 का 4 है और ये 4 3 12 आ रहा है और इसका 4 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, Q3 और Q4, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर पूछे कि मिनिमम कहाँ है फोर्स, तो मिनिमम कहाँ पे थी, Q1 और Q2, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखें, इस लो के, ये लो पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया कि अच्छा हमने प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है और वही हमें फोर्स बताएगा कि मैक्सिमम कहाँ है, ठीक है। और ये मैंने आपको फ्री स्पेस के का बता दिया कि फ्री स्पेस इसकी वैल्यू बता दी, इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि बेस यूनिट निकालना है, डायमेंशन सेम मैंने एप्सिलॉन नोट का अगर मैं बताऊँ तो बेटे ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। और ये क्या है, जो के है ना, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपने पीछे देखा, ये के, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है के जो है ना, ये बराबर होता है 1/4πε0 के, ठीक है। तो इसका मतलब कि एप्सिलॉन नोट का के से इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप ये जो के की जगह आपने ये पूरी वैल्यू फिक्स कर दी, देखिए पूरी वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, जिस तरह से आपने देखा ये था ना। तो अब जो के का यूनिट है, के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का क्या होगा, उलट होगा ना, एप्सिलॉन नोट का क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसी तरह से, ठीक है। और इसका बेस यूनिट भी आपने निकालना, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, ये तो हो गया। अब उसके बाद ये देखें, 3 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, 3 इक्वल और सिमिलर चार्ज जो है प्लेस किए गए हैं द कॉर्नर ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल। ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल है और यहाँ पे 3 चार्जेस और सिमिलर चार्जेस प्लेस किए गए हैं, ठीक है, जिस तरह से फिगर में शो हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज एक्टिंग अलोंग। अब ये जो क्यू है ना, इसमें कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो अब आपने देखना है कि भाई ये रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं और तीनों सिमिलर चार्ज है। तो आपने क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना, आपको पता है कि ये इस तरफ से है, जैसे ये सोल्यूशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव रहती है तो कैंसिल हो गए। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एडेड हो जाते हैं। इस तरह से जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो बेटे टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। और फिर क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर लग रहे थे इस तरह से वो एडेड हो गए, तो इसका मतलब अपवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकती। और टूवर्ड्स राइट लाए तो एक दूसरे कैंसिल हो गए ना कंपोनेंट जो थे फोर्स के, और जो ऊपर थे वो ऐड हो गए इस तरह से सी के रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोर्स को इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। मतलब जब भी आपसे किसी भी फोर्स चार्ज का वो पूछे तो पहले आप उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। जैसे मुझसे क्यू का पूछा तो मैंने पहले इसको हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व किया, उसके बाद वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल तो आपस में एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है तो कैंसिल हो गए, और दोनों जो ऊपर एक ही डायरेक्शन जा रहे थे उसको मैंने ऐड कर दिया और मैंने कहा भाई अपर डायरेक्शन है, ठीक है। और फिर देखिए कि कौन सा ऐड हो रहा है और कौन सा रिजॉल्व हो रहा है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि फोर्स हमेशा चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा कि फोर्स हमेशा क्या है, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल के सामने कंपोनेंट के अच्छा जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे ना तो एंगल के सामने जो कंपोनेंट होगा ना उसके साथ साइन होगा, ठीक है, और दूसरे के साथ क्या होगा, कॉस होगा, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा, उसके बाद है ये है कुछ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 Q2 इज गिवन बाय, अगर Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह से इसको इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई अगर Q2 या R21 हो जाएगा और जब Q2 Q1 पे लगाए तो ये R12 हो जाएगा, ठीक है। बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। कूलम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, कूलम्स लॉ क्या करता है, ओबे करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए मुझे ये बताना होगा, देखिए पहले क्या कर रहा है, Q1 एंड फोर्स एक्टेड बाय Q1 के जरिए Q2 पे लग रही है, ठीक है। Q2 पे फोर्स लग रही थी, Q1 लगा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है और दूसरा क्या है कि Q2 के जरिए जो है Q1 पे फोर्स लग रही है,
ठीक है। तो दोनों जो फोर्सेज है ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। पहले Q1 Q2 पे लगा रहा था, अब Q2 जो है Q1 पे लगा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सेम है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कह रहा था। अगर आपने पढ़ा होगा कूलम्ब लॉ जो है वो कौन से लॉ को ओबे करता है, ये MCQs भी आ सकता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करता है, ठीक है। कि F12 जो Q1 Q2 पे लगा रहा था और जो Q2 Q1 पे लगा रहा था वो दोनों इक्वल है, बस क्या है अपोजिट इन डायरेक्शन है। जो नेगेटिव है ये क्या शो कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, इफ 4 कूलम एंड 6 कूलम चार्जेस आर प्लेस नियर ईच अदर, अगर 4 कूलम और 6 कूलम चार्जेस को प्लेस किया जाए एक दूसरे के करीब, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस विल बी। अब वो पूछ रहे हैं कि ये 4 कूलम है और ये 6 कूलम है, इनको एक दूसरे के मतलब ये Q1 है और ये Q2 है। अब वो कह रहे हैं कि इनका जो है ना जो फोर्स एक्टिंग हो रही है ना इन चार्जेस पे वो कितनी होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बराबर की फोर्स लगाते हैं। बेशक एक चार्ज क्या हो, कम हो, दूसरा ज़्यादा हो, जब भी दो चार्ज हमेशा एक दूसरे पे जो प्रोडक्ट होता है वो सेम फोर्स ही लगाते हैं, ठीक है। तो 1/1 रेशो, ये इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की है, पास्ट पेपर में भी आ चुका है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो बेटे अगर इफेक्ट ऑफ मीडियम का मैं बताऊं तो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो प्रेजेंस होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इंसुलेटर ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस बाय फैक्टर ER, ठीक है बेटे। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करें तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है ना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इंसुलेटर, तो वो हमेशा रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। मतलब जो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 जो हमने देखे, अगर इन दोनों के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूँ, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूँ, कोई इंसुलेटर रख दूँ, तो क्या होगा कि जो फोर्स होगी ना इन दोनों के दरमियान वो पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के आने से वो पहले से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो इसको जो है अगर हम आपको शो करूँ, जिस तरह से हमने फार्मूला देखा था कि ये था ना जब फ्री स्पेस था Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन क्योंकि डायलेक्ट्रिक मीडियम जब आ जाता है तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है बिटवीन चार्जेस, और फार्मूला के साथ जो E0 है ना इसके साथ ER भी लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। और ये जो ER है, ठीक है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और डायलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये तीन नाम जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि MCQ में जब आता है कि डायलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी में से तीनों में कोई भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने देखा कि फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रही है इंसुलेटर के रखने से चार्जेस के दरमियान, ठीक है। चार्जेस के दरमियान जब इंसुलेटर को आप रखेंगे तो फोर्स पहले से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फार्मूला आपने याद रखना है कि F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन ER, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज आपको बताई गई तो आप इससे कोई किसी निकाल सकते हैं। अच्छा, ER जो है मीन रिलेटिव परमिटिविटी जो है इज अ कांस्टेंट है फॉर गिवन मटेरियल। ये जो है ना एक कांस्टेंट है गिवन मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो आपको दिया है एज अ इंसुलेटर रखने के लिए बिटवीन द चार्जेस, तो ये उसका क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए, मतलब इंसुलेटर भी डिफरेंट मटेरियल के होते हैं ना। तो जो मटेरियल आप रख रहे हैं ना चार्जेस के दरमियान एज अ इंसुलेटर, तो उसकी डिफरेंट क्या होगी, ER वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ ER इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब जो वैल्यू जो होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी की, वो हमेशा ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 1 के। ये बात हमेशा याद रखनी है, MCQs में आता है। और आपने याद रखना है कि वैक्यूम के लिए 1 होती है, ठीक है, वैक्यूम के लिए 1 होती है। और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटल्स के लिए रिलेटिव परमिटिव जो है वो इन्फिनिटी होती है और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ग्रेटर देन 1 होती है और वैक्यूम के लिए 1 होती है। इन तीनों की तो आपने याद रखनी है। और ये नीचे जो चार्ट दिया है इसमें आपको पता है कि यार एयर मीन वैक्यूम की 1 होती है, तो आपको पता है। और सबसे कम जो है एयर की होती है और सबसे ज़्यादा जो है वाटर की होती है, जो कि 78.5 है। बाकी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना याद रहेगी। तो इसमें इस चार्ट में जैसे आपने ये याद रखना है कि हाई किसकी होती है, वाटर की 78.5, और सबसे कम जो है वो एयर की होती है, वैक्यूम की एयर की होती है 1.0006, जबकि वैक्यूम की जो है 1 होती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, एयर इसके जो रिलेटिव परमिटिव कोई ना यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम कोई मीडियम रख देते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं चार्जेस के दरमियान, तो जो फोर्स थी वो प्रोड्यूस हो जाती है उस इंसुलेटर के आने से। और हर इंसुलेटर का एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रिलेटिव परमिटिव या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए या डायलेक्ट्रिक कोफिशिएंट के लिए ये कांस्टेंट होता है। और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल का, डिफरेंट मटेरियल के लिए, मतलब डिफरेंट हर मटेरियल का अपना होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हर ये देखें जैसे कि ग्लास के लिए
ये है। देखिए हर मटेरियल का अपना अपना है, ठीक है। तो बेटे ये याद रखना है, और इन तीनों को तो लाजमी याद रखना है कि वैक्यूम का क्या होता है, मैटर्स का इन्फिनिटी होता है, इंसुलेटिव मटेरियल ग्रेटर देन 1 होता है, और ये इक्वल या ग्रेटर देन 1 ही होता है। इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो बेटे अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो काइंडली अपना जो है फीडबैक लाजमी दे, और बताएं कि आया इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है और एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, फिर भी मैं ये सारी वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि आप सबको जो है परेशानी हो रही है समझने में, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, देन आई विल कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह।